नमस्कार। चुनावी खबर अखबार पर नजर आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो राम मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। ये बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा। और ये काफी बड़ा बयान। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाली सरकार में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बाराबंकी में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने का आह्वान किया। कहा कि पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। तो देखिए, इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक जनसभा में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और कहा गया कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए, राम मंदिर को लेकर विवाद और इस पर चुनावी प्रचार जोरों से जारी है और इसको लेकर विपक्ष को घेरने की जो कोशिश है वो भी पीएम मोदी करते नजर आते हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए राहुल गांधी और गांधी परिवार को बुलाया गया, जब वो नहीं पहुंचे तो इसी से साफ हो जाता है कि वो सनातन विरोधी हैं और विशेष धर्म के लोगों को लाभ वो पहुंचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी, ये बयान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक लगातार इस बात को अलग अलग चुनावी मंचों से दोहरा रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी के कार्यकाल में बना है। बीजेपी की सरकार ने इसके लिए आंदोलन किया था, बीजेपी पार्टी ने इसके लिए आंदोलन किया था और अब कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से इसके पक्ष में नहीं है, ना ही समाजवादी पार्टी। ऐसे में अगर ये गठबंधन, INDI गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रामलला को टेंट में रहना पड़ेगा। बहुत लंबे वक्त बाद उन्हें राम मंदिर मिला है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी जो है हम लोगों के साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से जो है वो इस बात को लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं पूछा, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से, पहले ये था कि राम मंदिर बनवाएंगे और अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो बात हो रही है कि राम मंदिर को अगर आप बने रहने देना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से एनडीए को जिताना होगा। ये बिल्कुल, देखिए, और एक बात का और जिक्र किया गया मोनिका इसमें, पीएम ने कहा कि आप ऐसी सजा कांग्रेस और सपा को दीजिए कि इनकी जमानत जब्त हो जाए। योगी से बुलडोजर चलाने का ट्यूशन लेना इन्हें पड़ जाए। ये कई बड़े बयान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और राम मंदिर को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार या इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो ये आप निश्चित मानिए कि राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाया जाएगा। और जिस राम मंदिर के लिए, जिन प्रभु श्री राम के लिए बीजेपी और समस्त भारतवासियों ने तपस्या की थी, वो तपस्या जब सफल हुई तो उसे भंग करने में एक क्षण भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस नहीं लगाएगी। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। पहले, इससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो बीजेपी का नारा होता था कि जब सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को बनवा देंगे, जिस पर विपक्षी सवाल उठाता था कि तारीख तो बताइए कब बनवाएंगे, बनवाने की बातें तो आप कर ही रहे हैं। और अब जब चूंकि राम मंदिर बन चुका है, 21 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, ऐसे में अब ये जो नारा है ये बदल चुका है और अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि बुलडोजर ना चले राम मंदिर पर, अगर आप चाहते हैं कि रामलला दोबारा टेंट में ना उन्हें रहना पड़े, तो आपको एक बार फिर से भरोसा जताना होगा एनडीए सरकार पर और वोट देना होगा आपको बीजेपी को, ताकि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर जो काम हमने किए हैं उन्हें अंडू करने की कोशिश जो है इन पार्टियों की तरफ से की जाएगी। संविधान के साथ खिलवाड़ भी किया जाएगा, लेकिन सबसे अहम जो है राम मंदिर का मुद्दा वो लगातार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, और राम मंदिर पर जो राजनीति है वो काफ़ी ज़ोरों से इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र जो है वो भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके निमंत्रण पत्र पहुंचा लेकिन विपक्षी नेता राम मंदिर नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को या यूं कह लीजिए कि एनडीए को मिल गया, जिसके जरिए विपक्ष को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की गई, हर संभव प्रयास किया गया। और आज जहां एक तरफ बात इंडिया अलायंस की ओर से ये की जा रही है कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है, बीजेपी
जातिवाद कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राम मंदिर का जिक्र करते नजर आते हैं। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, सोनिया गांधी की रायबरेली की जनता से भावुक अपील है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी उतना ही प्यार दें जैसा मुझे दिया गया है, और दैनिक जागरण में ये खबर छपी है। देखिए, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जिन्होंने शुक्रवार को रायबरेली की जनता से कहा कि वो उन्हें अपना बेटा सौंप रही है और राहुल आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। सोनिया की इस अपील पर पूरा पंडाल शोर से गूंज उठा। रायबरेली के आईटीआई ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त सभा में मंच से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भावुक होते हुए ये अपील करती नजर आए। तो देखिए, आपको अखबार की हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, अपना बेटा सौंप रही हूँ, आपको निराश नहीं करूंगी। ये एक भावुक अपील सोनिया गांधी की। देखिए, सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में रही हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने फैसला लिया और इसका हवाला दिया गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तबीयत नासाज रहती है, इसीलिए राज्यसभा के सांसद के तौर पर वो चुनी गई हैं जयपुर में। बहरहाल अगर हम रायबरेली सीट की बात करें तो पारंपरिक सीट है गांधी परिवार की। सोनिया गांधी ने इस बार ये सीट अपने बेटे को सौंप दी है, और इस सीट को लेकर देखिए, बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रही थी कि रायबरेली सीट पर कौन लड़ेगा, अमेठी सीट पर चुनावी मैदान में कौन होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम इसमें आया, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सामने आया, लेकिन अब जाकर मुहर लगी है राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी के लिए वोट लगातार उनकी बहन भी मांगती नजर आ रही है, रायबरेली जा रही हैं। और सोनिया गांधी, जो कि यहाँ से सिटिंग एमपी थी, वो भी यहाँ पर पहुंची जनता के बीच, और उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, मेरे बेटे को आपको संभालना होगा। और ये तमाम बातें कहते हुए पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी जो है वो भावुक दिखाई दी। बिल्कुल, देखिए, और जो तस्वीरें अखबार में छापी गई है या जिस दौरान जनसभा थी, उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एक भाव है वो चेहरे पर आप एक मां के तौर पर भी सोनिया गांधी के देख सकते हैं। रायबरेली सीट की अगर हम बात करें तो परंपरागत सीट वो कांग्रेस की हमेशा से रही है मोनिका, और ऐसे में रायबरेली से इस बार क्योंकि बहुत सोच विचार करने के बाद देखिए, बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस आखिर रायबरेली से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, राहुल गांधी को नहीं उतारा गया था रायबरेली से चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार क्योंकि राज्यसभा पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी, तो ऐसे में रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में बहुत सोच विचार के बाद उतारा गया। और जिस तरह की स्थिति चल रही है उसे देखते हुए सोनिया गांधी खुद चुनावी प्रचार के लिए पहुंची और उन्होंने कहा, आप राहुल गांधी को अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना समर्थन जरूर दें, मैं वादा करती हूं कि वो आपको निराश नहीं करेंगे। और देखिए, मैं अगर इस पूरे पेज की बात करूं तो यहाँ पर तो तस्वीर वो छापी गई है, जो रैली थी, जनसभा थी, जहाँ पर सोनिया गांधी ने भावुक बयान दिया और गले मिलती हुई दिखाई दी अपने बेटे से। अगर इसके ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, राहुल जी बताइए आपने रायबरेली के लिए क्या किया, ये अमित शाह ने निशाना साधा है। और ये देखिए, इसके अलावा अमेठी में बूथ कैप्चरिंग को लेकर भी निशाना साधा गया है। तो तमाम बातें देखिए, इसके साथ ही साथ ये राहुल गांधी ने इसमें कहा कि अमेठी को जो हमने दिया है मोदी जी ने सब छीन लिया, क्योंकि मोदी अमेठी से, माफ़ कीजिएगा, अब स्मृति ईरानी जो हैं वो सांसद है। तो राहुल गांधी ने ये आरोप लगा कि जैसे ही अमेठी की सीट हमारे पास से गई है और बीजेपी के पास आई है, स्मृति ईरानी वहाँ से चुनावी मैदान में थी, उन्होंने जीत हासिल की, तो जैसे ही सीट उनके पाले में गई है, वहाँ की जनता ने जो कुछ पाया था वो सब कुछ खो दिया है। ये आरोप लगाया है रायबरेली से चुनावी मैदान में जो उतरे हैं कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने, जो कि कभी सांसद हुआ करते थे अमेठी के। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है अमेठी को लेकर। तो दो बड़ी सीटें हैं जिस पर इस बार चुनाव होने हैं, जनता मतदान करेगी। सोमवार का दिन है पूजा। बिल्कुल, और देखिए, चुनावी प्रचार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल प्रियंका गांधी, आपने देखा होगा कितनी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, राहुल गांधी भी अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अब क्योंकि सोनिया गांधी भी चुनावी प्रचार करती नजर आई, तो इसका प्रभाव लोगों पर कितना पड़ेगा। रायबरेली की जनता क्या सोनिया गांधी की अपील को मानते हुए राहुल गांधी को अपना समर्थन देंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। स्वाति मालीवाल को लेकर सीएम आवास पहुंची है दिल्ली पुलिस। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और रिक्रिएट करके कोशिश ये की गई कि इसके जरिए पता लगाया जा सके कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आपकी राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, जिनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई, और इस केस में दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास में सीन रिक्रिएट किया है। पुलिस स्वाति को लेकर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पहुंची थी और
ताकि ये पता चल सके कि 13 मई को आखिर क्या क्या हुआ था। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर कल पूरे दिन की रही, बल्कि अगर यूँ कहे कि आखिरी बार जब चुनाव हुआ था 13 मई को, तो स्वाति मालीवाल की तरफ से फ़ोन किया गया था, पुलिस को इत्तला किया गया था और बताया गया था कि उनके साथ बदसलूकी हुई है सेम आवाज़ पर। हालांकि उसके बाद से स्वाति मालीवाल ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन तब से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल आखिर चुप क्यों है, अगर उन्होंने शिकायत की है, अगर उनके साथ बदसलूकी हुई है। क्योंकि देखिए इस मामले को विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, लेकिन स्वाति मालीवाल जो कि कह रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, राज्यसभा की सांसद और DCW की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, वो इस तरह के आरोप लगाने के बाद अगर चुप्पी साध लेती है तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि किस तरह का दबाव क्या उनके ऊपर बना हुआ है। तो देखिए कल पुलिस जो है, परसों पुलिस ने उनसे बयान लिया, स्टेटमेंट उनका दर्ज किया, तकरीबन 3-4 घंटा पुलिस उनके आवास पर रही, स्टेटमेंट लिया, पुलिस वापस गई और कल जो है उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। दोपहर में ये पेशी हुई तकरीबन 11-12 बजे के आसपास, और उसके बाद देखिए शाम के वक्त जो है एक बार फिर से सीएम आवास गई है पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर, और कोशिश की गई कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा सके, ये कोशिश की जा सके कि 13 मई के दिन आखिर क्या क्या हुआ था, ये सब एक बार यानी कि मैच कराया जा सके। स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उसको मैच कराने की कोशिश, यही कोशिश होती है और इसीलिए सीन रिक्रिएट किया जाता है इस तरह के केसेस में। और यही जो है बड़ी खबर अलग अलग अखबारों में छपी है पूजा, और कहीं ना कहीं विपक्ष से लेकर कितना आक्रामक नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि दिल्ली में बवाल है और यही सवाल है कि आखिर 13 मई की तारीख दिन शुक्रवार स्वाति मालीवाल के साथ आखिर हुआ क्या था। और देखिए अमर उजाला में भी इस खबर को तरजीह दी गई है, लेकिन यहाँ जिक्र किया गया है उस सीन का जो एक्चुअल में हुआ था स्वाति मालीवाल के साथ। देखिए ये रही खबर, उन्होंने लिखा थप्पड़ जड़े, बेरहमी से घसीटा और छाती पर लात मारी, ये आरोप लगाया गया है स्वाति मालीवाल की ओर से। और इस खबर पर जरा आप गौर करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि स्वाति मालीवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मैं देश की महिलाओं के लिए लड़ सकती हूं तो अपने लिए भी लड़ सकती हूं, और वक्त आने पर सारी सच्चाई सामने आएगी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है मोनिका के इस दौरान स्वाति मालीवाल ने, जब वो खुलकर सामने आई, उन्होंने जब केस करवाया, जब उनकी मेडिकल जांच हुई, तो रिपोर्ट में ये साफ आया है कि उनके साथ मारपीट तो हुई है। आखिर ये मारपीट की किसने है, क्यों मारपीट की गई, अब यही बड़ा सवाल है। इसके साथ ही विभव कुमार जो कि आरोपी हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं कि वो पार्टी की कई सच्चाई जानते हैं, और इसी का डर है अरविंद केजरीवाल को कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए विभव कुमार गायब नजर आ रहे हैं, पुलिस उनके घर पहुंची थी लेकिन विभव कुमार वहां पर मौजूद नहीं थे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 2 दिन बाद जब ये वाकया हुआ, उसके 2 दिन बाद मीडिया के सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बाकायदा इस बात को कबूल किया है कि बदसलूकी तो हुई है स्वाति के साथ। तो जाहिर तौर पर ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि अगर ये कबूल कर रही है आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे। और कल हमने देखा था कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री किस तरह से आई थी और उन्होंने इसे पूरा बता दिया ड्रामा, और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, यानी कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जो है वो मोटिवेटेड है और कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रेरित है, और इसी वजह से उन्होंने ये झूठा इल्जाम लगाया है, ये कहा गया है कल। बिल्कुल देखिए, और ये भी कहती नजर आई स्वाति मालीवाल कि किस तरह से लगातार विभव कुमार जो आरोपी बनाए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है स्वाति मालीवाल ने कि कल के आए कार्यकर्ता अगर मेरे 20 साल के करियर पर सवाल खड़े करते हैं तो ये बहुत गलत है। स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि ये कहना कि वो बीजेपी की एजेंट है और बीजेपी के लिए उन्होंने इस षड्यंत्र को रचा है, ये बिल्कुल गलत है। और देखिए अरविंद केजरीवाल जो कि आबकारी घोटाला मामले में आरोपी हैं, जमानत पर फिलहाल बाहर है, 1 जून तक की उनकी जमानत है। उन्हें से प्रचार प्रसार के लिए वक्त मिला है, लेकिन देखिए प्रचार करने के लिए उन्हें वक्त मिला है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बिजी है, लेकिन अगर पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन दूसरी तरफ चला जाता है तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बड़ा असर निश्चित तौर पर पड़ेगा ही। और देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे अलग अलग मंचों से जब चुनावी मंच पे पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहां पर जो पूरा का पूरा फोकस है वो दूसरी तरफ जा रहा है। पहले सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये सब तो ठीक है कि आपने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, पहले आप ये बताइए कि स्वाति मालीवाल मामले पर आप क्या कर रहे हैं, आप इस मामले को लेकर कितना संजीदा हैं। तो कहीं ना कहीं डी फोकस हो रहा है जो चुनाव प्रचार की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जब तक वो इस मामले पर स्पष्टीकरण नहीं देंगे और कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता पूजा कि उनका इस तरह से बाहर आना और
प्रचार प्रसार के लिए वक्त मांगना, ये पूरी तरह से जो है बेकार हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, क्या सोचकर आए थे अरविंद केजरीवाल। बहुत कम समय उन्हें मिला, मौका मिला चुनावी प्रचार का, और जब वो बाहर आए तो खुद ही एक ऐसे मुद्दे में घिर गए जिसके जरिए बीजेपी को, या यूं कह लीजिए कि बाकी विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल गया ये कहने का कि हमें तो मजा आ रहा है, क्योंकि गलती जो की गई है वो सच्चाई है, चाहे आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल कितनी ही कोशिश उसे छुपाने की क्यों ना कर ले। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आबकारी घोटाला मामले में बड़ा अपडेट, ईडी ने केजरीवाल और आपको बताया है आरोपी। तो इस वक्त की जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट आया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाला मामले में 7वीं सप्लीमेंट्री दाखिल की है। ईडी ने 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है। तो देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को तरजीह दी है, फ्रंट पेज पर छापा है। हालांकि अलग अलग अखबार में इसे जगह मिली है। तो पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया ये पहली बार है। और देखिए, दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को 8वीं चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें अरविंद केजरीवाल और आपको आरोपी बनाया गया है। पहली बार है जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल को इस तरह से आरोपी बनाया गया हो। स्पेशल जज कावेरी बाबजा ने 200 पेज की चार्जशीट में पीएमएलए के प्रावधानों को जोड़ा है। इस केस में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामला, और अब देखिए उस पर चार्जशीट दायर करके उन्हें आरोपी बना दिया गया है। और अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे स्वाति मालीवाल का केस। तो दिल्ली की राजनीति फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। बिल्कुल देखिए, और क्योंकि 25 तारीख को चुनाव होना है, 25 तारीख से पहले ये बवाल, और ये इतनी बड़ी बात है कि आप ज़रा समझिए कि अरविंद केजरीवाल अभी आरोपी साबित भी नहीं हुए हैं और पार्टी को इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया गया। और ये पहली बार है जब किसी चार्जशीट में किसी पार्टी का नाम आया है। इसके ज़रिए अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और देखिए, मैं 2 पंक्तियां पढ़कर बताना चाहूंगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल सरगना है और षड्यंत्रकारी हैं, मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेता और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि केजरीवाल जिस 7 स्टार होटल में ठहरे थे उसके बिल का कुछ हिस्सा इस केस के एक आरोपी ने भरा था। यानी कि अब डायरेक्टली उन पर आरोप लगाए जा रहे मुख्य आरोपी उन्हें ठहरा दिया गया है। ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है। भले ही अरविंद केजरीवाल अदालत में ये अर्जी दे रहे हो कि जो समन उन्हें भेजे गए थे वो गलत थे, बेबुनियाद थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल वक्त उन्हें मिल गया चुनाव प्रचार का, और जो कि मुझे लगता है चुनाव प्रचार भी वो ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जो विपक्षी पार्टियां भी उनसे कहीं ना कहीं दूरी बना रही हैं, अगर आप देखें तो, क्योंकि मुद्दा जो है पूरी तरह से भटक रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस भी मंच से जा रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कुछ और, लेकिन पूरा का पूरा फोकस जा रहा है किसी तरफ, मैसेज किसी और तरफ जा रहा है। तो जो बाकी लोग उनके साथ मंच साझा कर भी रहे हैं वहां पर, चाहे दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रमुख हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि शायद हमने एक मंच पर आकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस निश्चित तौर पर दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और बहुत संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले ही शराब घोटाला मामले की आंच झेल रहे हैं, अगर उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं, अगर वो इस तरह की बातों में मतलब आरोपी ठहराए जाते हैं, उन पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद, ये भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद को आप नहीं सुरक्षित रख पा रहे, तो आप दिल्ली की बाकी महिलाओं की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? बिल्कुल देखिए, महिलाओं की जिम्मेदारी, क्योंकि आधी आबादी की जिम्मेदारी उठा पाना और उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए बात करना, जो भी सरकार उनके लिए बात करती है, कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान, समर्थन और परिवर्तन में हमेशा से रहा है। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है, हम चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को देश का
अभिन्न अंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अमर उजाला में खबर छपी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे ले लेंगे। वो सैरमपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और कहा कि 19 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद एक समय संकटग्रस्त रहे कश्मीर में शांति वापस लौट आई है, लेकिन पीओके में अभी भी आजादी के नारे लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये अमर उजाला में खबर छपी है जिसमें जब उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे थे अमित शाह, तो उस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले आएंगे तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएंगे और साथ ही साथ कश्मीर का भी जिक्र इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और उन्होंने कहा कि राहुल बाबा सुन लो, अगर ये कोशिश आपकी है कि कश्मीर को किसी और के हवाले कर दोगे तो आपकी ये कोशिश असफल रहेगी। राहुल बाबा सुन लो, कश्मीर भारत का है और रहेगा और घोटालेबाज लोग जेल जाएंगे। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। तो देखिए, अब राम मंदिर के बाद दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावों में वो है कश्मीर का मुद्दा। अब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। मोदी सरकार की विदेश नीति के लिहाज से ये बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाए गया है। और अब देखिए, लगातार इस बात को भी इनकैश कराने की कोशिश हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ जाती हैं तो धारा 370 फिर से लग जाएगी, उसे फिर से रिवोक कर दिया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 तो हटी गई है कश्मीर से, अब पीओके को भी हम अपने साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि कश्मीर में 370 हटाने के बाद से शांति बहाली हुई है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है कश्मीर का, जो पाक अधिकृत हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर अभी भी शांति बहाली नहीं है। वहां के लोग अभी भी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वहां के लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो वहां की सरकार से कहीं ना कहीं नाराज है, वो महंगाई को लेकर नाराज है, बहुत सारे मुद्दे उन लोगों के पास है। तो इस बात का हवाला भी दिया जा रहा है कि अब अगर सत्ता में आ जाएंगे तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिला लेंगे अपने साथ। बिल्कुल, देखिए पीओके को लेकर शुरुआत से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काफी मुखर और तलख नजर आते हैं। उनका दो टूक शब्दों में यही कहना होता है कि पीओके हमारा है, जिस पर एक समय में किसी की गलती के कारण जो कब्जा है वो पाकिस्तान ने कर लिया था। लेकिन क्योंकि कश्मीर हमारा है, हमारा अभिन्न अंग है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसे भारत का हिस्सा दोबारा से बना लेंगे। देखिए, आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है उसे वापस लाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। 370 को हटाने के बाद जो अब वहां पर स्थिति है वो आप, हम और सब देख रहे हैं। वहां पर इस बार चुनाव भी कराए जा रहे हैं, चुनाव के लिए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी कर रहे हैं, जो ये साफ बताता है कि जनता भी अब कोई परिवर्तन तो चाहती है जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में जब बात कश्मीर की जाती है तो आपको वो डायलॉग भी याद होगा कि आप दूध मांगोगे हम खीर देंगे, आप कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। और अब जो तलक तेवर अमित शाह का नजर आता है उसके जरिए ये तो साफ है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। बिल्कुल, तो दोनों ही मुद्दे जो हैं वो आम जनता को छू जाते हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो या फिर बात अगर कश्मीर की हो। कश्मीर भी एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कहीं ना कहीं, और अगर उसकी बात होती है तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाना बहुत लाजमी है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, अंतरिम जमानत उन्हें नहीं मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है और शुक्रवार को हुई अहम सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने जमानत देने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में 20 मई को मतदान जो है वो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। तो देखिए, अखबार की कटिंग आपको टीवी स्क्रीन पर भी एक दिखा रहे हैं और आपको हिंदुस्तान टाइम्स में क्या हेडलाइन छपी है ये भी दिखा देते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईडी रिप्लाई ऑन सोरेन्स बेल पिटीशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी गिरफ्तारी हुई
और उसके बाद लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें बेल दी जाए। लेकिन इस याचिका पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है और ना ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कहीं से कहीं तक अब तक राहत मिल पाई है। मोनिका, तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत दी है चुनाव प्रचार के आधार पर। मुझे लगता है उसी तर्जी पर जो है अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हमें भी चुनाव प्रचार के लिए वक्त चाहिए। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार पर वक्त दिया जाना, जमानत दिया जाना कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं है जिसके लिए अर्जेंसी नहीं है, जिसके लिए आपको जमानत दी जाए, और इसीलिए मना कर दिया गया। हालांकि कपिल सिब्बल ने सेम वही चीज़ कि 1 तारीख तक जमानत आप दे दें और 2 तारीख को वो फिर से जेल में लौट आएंगे, फिर से उनकी सजा शुरू हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, ईडी से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। ईडी से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो मामले में जांच की गई, जो भी सबूत है, जो गिरफ्तारी का आधार बना हुआ है और आखिर बेल ना दिया जाना जिसकी मांग की जा रही है, इसको लेकर ईडी को भी जवाब पेश करना होगा कि आखिर क्या पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। देखिए, जमीन घोटाला मामले में जिस तरह से झारखंड के सीएम पूर्व सीएम माफ कीजिएगा हेमंत सोरेन मुश्किलों में पड़े, उसके बाद उन्हें अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल हो गई, काफी बार उन्हें समन भेजा गया, लेकिन हर समन को इग्नोर करने के साथ साथ न केवल हाई कोर्ट बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कहीं तक उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन ईडी की कार्रवाई वक्त बीतते के साथ उतनी ही ज्यादा तेज हुई और ज्यादा से ज्यादा सबूत झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ इकट्ठा किए गए और जिसके आधार पर आखिरकार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाना ही पड़ा और लगातार अर्जी दी जा रही है कि उन्हें बेल दी जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। और जैसा कि मोनिका आपने जिक्र किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के बाद से ये एक कयास लगाया जाने लगा था कि क्या झारखंड के सीएम को भी राहत मिल जाएगी, क्या झारखंड के जो पूर्व सीएम है उन्हें इससे पहले राहत क्यों नहीं मिली। इस तरह के कई सवाल खड़े जरूर हुए, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के लिए भी अभी पक्ष नहीं ले रहा है, निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच की जा रही है और इसीलिए ईडी को भी जवाब पेश करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, दोनों पक्षों की बात सुनना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई सामने से जमानत मांग रहा है तो ये भी समझना होगा कि ईडी को या फिर जिसने भी आरोप लगाए हैं, कोई दूसरी अगर संगठन है, संस्था है, तो आखिर उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। उनके पास अपने क्या जो है लॉजिक्स हैं, वो क्या चाहते हैं कि ज़मानत क्यों ना दी जाए। तो इसीलिए ईडी को भी कहा गया है कि वो भी अपना जवाब दाखिल कर दे और ये बता दे कि अगर इन्हें ज़मानत दी जाती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे में अब ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी, देखना होगा क्या उसके बाद कुछ राहत मिलती, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि संविधान को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को नष्ट करने का जिक्र किया गया है। और देखिए, इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में और आप देखेंगे राहुल और अखिलेश जब चुनावी प्रचार साथ करते नजर आए तो उनकी ओर से कहा गया, राहुल और अखिलेश बोले बीजेपी संविधान को नष्ट कर देगी। तो देखिए, संविधान का जिक्र और आरक्षण का जिक्र हर एक प्रचार में मान लो निवाले जैसा हो गया है, जो निगलना बहुत जरूरी है अगर जीवित रहना है तो विपक्ष के लिए। चाहे आरक्षण हो या फिर संविधान हो, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो ये आरक्षण और संविधान को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें, जैसे कि हम लगातार पहले भी जिक्र कर रहे थे। अब इस बार बारी थी अखिलेश यादव की, वो भी पहुंचे संबोधित करने के लिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान पर खतरा हो जाएगा, लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा अगर एनडीए की सरकार आती है। और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से दूसरी बातें कही जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और जाहिर तौर पर 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं और जो बयानबाजी है वो और ज़्यादा तल्ख होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी कोशिश भी राजनीतिक पार्टियों की रहती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को पोक किया जाए, अपनी तरफ किया जाए, ताकि वो आपके लिए घरों से बाहर निकले और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हालांकि ये अलग अलग मंचों से हम भी, बाकी जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी लगातार अपील करते रहते हैं। न्यूज़ इंडिया भी लगातार आपसे कह रहा है कि अपनी बारी जब आए तो आप अपने घरों से ज़रूर बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें।
और देखिए, अगर हम बात करें संविधान की, जिस संविधान पर खतरा लगातार पार्टियां बताती है, संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का जिक्र नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी उठाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की या फिर समाजवादी पार्टी की, तो वो लगातार ये कहते हैं कि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं कि पीड़ित और दलितों के साथ हम ही, अल्पसंख्यकों के साथ हम ही है। अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो इन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जो है नुकसान होगा। देखिए, कर्नाटक में फिलहाल ये कहा भी गया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संविधान बदल जाए। लेकिन पूजा, ये इतनी आसान बात नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आ जाएगी और संविधान बदल कर रख दिया जाएगा। सही बात है। देखिए, आरक्षण और संविधान को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये दो अहम ऐसे मुद्दे हैं जो काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील है। इसके जरिए विपक्ष कोशिश कर रहा है लोगों के ब्रेन वॉश करने की, यानी कि उनके माइंड में एक पॉइंट बार बार बोलने के बाद सेट करने की कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो ऐसे में आरक्षण और साथ ही साथ संविधान को समाप्त करने का काम एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार करेगी। यही विपक्ष का कहना है, यही राहुल गांधी का कहना है। तो देखिए, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा है और संविधान को खतरा है। ये अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है, बिल्कुल। और देखिए, पूजा भी आपको एक स्टेटमेंट दिखा रही है। बिल्कुल मोनिका, देखिए, और जिस तरह से आरक्षण और संविधान का जिक्र किया जाता है, ऐसे में मायावती के बयान को आप दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि मायावती ना तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और ना ही वो बीजेपी का सपोर्ट करती हैं। चाहे मायावती यानी कि बीएसपी की पार्टी को कहा जाए कि वो बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन इन सब के बावजूद मायावती ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ये बयान दिया गया है मायावती की ओर से। देखिए, बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा और बीजेपी सरकार में काफी ज्यादा ब्राह्मणों का शोषण किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार निष्पक्ष चुनाव होते हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, तो बीजेपी सरकार आसानी से नहीं बनने वाली है। जातिवाद, पूंजीवाद और संकीर्ण सांप्रदायिक, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए और इस बार किसी तरह का गड़बड़ झोल नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए गए हैं पार्टियों की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने एक्शन भी लिया। सीएम ममता पर अभद्र टिप्पणी के मामले पर पूर्व जज को थमाया गया है नोटिस। और बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने तमलुक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ शुक्रवार को निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक सार्वजनिक रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। तो देखिए, मैं आपको ये हेडलाइन भी दिखा रही हूँ जिसमें ममता पर अभद्र टिप्पणी के लिए पूर्व जज को नोटिस थमाया गया। देखिए, ये जो पूर्व जज है ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और इन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने अब जाकर शिकायत कर दी है। पूर्व न्यायाधीश का नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय। बंगाल की तमलुक सीट से भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार है और तृणमूल कांग्रेस ने इसकी शिकायत की है। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया ममता बनर्जी के खिलाफ, जो कि काफ़ी अभद्र टिप्पणी है, तृणमूल की शिकायत पर आयोग ने 20 मई को शाम 5 बजे तक इनसे जवाब मांगा है कि आप पहले ये बताइए कि आपने इस तरह का स्टेटमेंट दिया क्यों। और अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, आपकी कीमत क्या है, आपके महिला होने पर संदेह है। इस तरह की बातें जो है इन्होंने कही हैं। और देखिए, ये भी समझना होगा नैतिकता के आधार पर आप, एक तो महिला पर आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, और दूसरा आप पूर्व जज हैं, मतलब कैसे आप इस तरह की टिप्पणियों के विषय में सोच भी सकते हैं। आपने कभी फैसले भी लिए होंगे बहुत सारे इस तरह के, और आप खुद जब आप चुनावी मैदान में तो तमाम मर्यादाएं आपने ताक पर रखती हैं। जब आप राजनीति में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के बाद ऐसा लगता है कि शायद जो तमाम मर्यादा है बहुत सारी जगह ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं ताक पर रखी जाती है। और इसी और देखिए मोनिका, वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर और आप अपने घर परिवार में भी महिलाओं के बीच रहते हैं, बावजूद इसके ओछी राजनीति
ये आपके माइंडसेट को बताता है, आपका दिमागी स्तर कितना ज़्यादा हिला हुआ है ये बताता है। ममता बनर्जी को लेकर आप चाहे जिस तरह की चुनावी बयानबाजी कीजिए, जिस तरीके से आरोप लगाना आप लगाइए, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह का सवाल करना और उन पर इस तरह का आरोप लगाना और उनके बारे में इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना कि आपकी कीमत कितनी है और आपके महिला होने पर संदेह है, ये वाकई में बहुत बड़ा बयान है। और ये वाकई में एक ऐसा मामला है जिसको लेकर अगर आज एक्शन नहीं हुआ तो ना जाने कल को ऐसे कितने ही जज उपजेंगे जो इस तरह की बयानबाजी बाकी महिलाओं को लेकर भी करते नजर आएंगे। और शायद इसी का परिणाम है कि अगर सख्त एक्शन ना लिया जाए तो कल को इसे और ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। मैं यहाँ पर एक बार कोट करना चाहूंगी, इससे पहले इन चुनावों में किन किन महिलाओं पर टिप्पणियां हुई हैं। देखिए, पहला मामला कंगना रनौत के खिलाफ हुआ था जिसमें कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी हुआ था। दूसरा मामला ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ था। ममता बनर्जी मामले में बीजेपी नेता दिलीप घोष को नोटिस जारी किया गया था। और तीसरा मामला हेमा मालिनी से जुड़ा था जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया गया था। चौथा मामला ये देखिए, पूर्व जज जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एडीआर की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। चुनाव आयोग से देर से वोटर टर्नआउट डेटा रिलीज करने पर सवाल पूछा गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है फ्रंट पेज पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अदालत ने लोकसभा चुनाव के हर चरण के मतदान के 48 घंटे के अंदर अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए कहा है, मांग की है और निर्देश जारी कर दिए। देखिए, दिखा भी रहे, सुप्रीम कोर्ट सीक्स इलेक्शन कमीशन रिप्लाई ऑन प्ली फॉर डिटेल्ड टर्नआउट डेटा। तो टर्नआउट डेटा की डिटेल देने में, उसे जारी करने में इतना वक्त क्यों लगता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दागा है इलेक्शन कमीशन से। पूजा आपको दिखा भी रही हैं। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट सीक्स इलेक्शन कमीशन टू रिप्लाई ऑन प्ली फॉर डिटेल्ड टर्न आउट डेटा। और इस खबर को आप देखेंगे फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। फ्रंट पेज पर जगह दिए जाने के साथ ही सवाल पूछा गया कि जो डेटा आखिर 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज हो सकता है, उस डेटा को आखिर रिलीज करने में इतना समय क्यों लग रहा है, और ये सवाल पूछा गया है। और देखिए, एक और अखबार में इसे जगह दी गई है जिसमें लिखा है 48 घंटे में मतदान का आंकड़ा जारी करने पर आयोग से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर आपको जो है जवाब दाखिल करना होगा। एक याचिका दायर की गई थी पूजा, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने की लिए निर्देश जारी कर दिए। देखिए, तमाम तरह के सवाल भी उठे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग जाता है जब मतदान हो चुका है, वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है। सुबह का वक्त होता है तकरीबन 7 बजे का, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलती है, लेकिन प्रतिशत जो है अब जो बाहर आता है रफ नोट पर, उसके बाद जो ऑफिशियल टर्नआउट है वो जारी करने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लगा लेता है इलेक्शन कमीशन। इसे लेकर अब जो है एक याचिका दायर की गई थी अदालत में, जिस पर अदालत ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर आपको डिटेल डेटा जारी करना ही होगा। इतना ज़्यादा वक्त आप क्यों लगा रहे हैं, इसे लेकर सवाल भी पूछा गया है। बिल्कुल, देखिए, और विपक्ष की ओर से लगातार इस तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं, चाहे ईवीएम को लेकर सवाल क्यों ना हो, वोट की धांधलेबाजी का सवाल क्यों ना हो। और पंजाब में जिस तरह से आपने देखा भी था कि वहां पर चुनाव के दौरान जो धांधलेबाजी की गई थी, उसको लेकर विपक्ष और ज़्यादा मजबूत हुआ और इस मुद्दे को मुखर होकर उठा पाया कि जब चुनाव हो गया, मतदान लोगों ने कर दिया, तो उसके बाद जो आंकड़े हैं उसे रिलीज करने में इतना समय क्यों लग जाता है। तो यानी पूरा मामला कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि छेड़छाड़ हो सकती है ईवीएम से, इसीलिए ये डेटा जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में स्थिति बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजबूत नीति समर्थन के साथ साथ उत्पाद निर्माण में परिष्कार को आगे बढ़ाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जोर डाला। देखिए, आपको हेडलाइन दिखा भी रहे टीवी स्क्रीन पर कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की जरूरत है। देखिए, इससे पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मेक इन इंडिया पर जोर देते रहे हैं और अब देखिए यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो है कहती हुई नजर आई है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, घरेलू उत्पाद को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अब सशक्त हो रहा है और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसका परचम भी लहरा रहा है। बिल्कुल देखिए, और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्लान है बीजेपी का, और ऐसे में इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए लगातार चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही क्यों ना हो, वो भी हर संभव प्रयास करते हैं और लोगों से अपील भी करती नजर आती हैं कि जो चीज़ें आप बाहर से लेते हैं या बाहर किसी अन्य कंट्री की बनी हुई प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम इन प्रयासों के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस है उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अक्सर कई ये बातें जो है अलग अलग मंचों से कही हैं कि मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए और जॉब से ज़्यादा स्टार्टअप की बात उन्होंने कही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वो खुद के स्टार्टअप की शुरुआत करें और इसे प्रोत्साहित करने के लिए भी तमाम तरह की स्कीम्स जो हैं, योजनाएं जो हैं, अब वो सरकार की तरफ से लागू की गई हैं। बिल्कुल, तो देखिए सरकार की ओर से लगातार स्कीम्स लाए जा रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं और सरकार का प्रयास भी यही है कि स्वदेशी चीज़ों के जरिए, यानी कि जो भारत में बन रही है उसके जरिए न केवल लोगों को रोजगार मिले बल्कि जो बाकी लोग हैं उन्हें चीज़ें भी अच्छी मिल सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया, कहा ये चुनाव राम भक्त और राम के विरोधियों के बीच है। तो ये काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान में खुद उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि राम मंदिर और राम मंदिर के समर्थन और उनके विरोधियों के बीच ये चुनाव है। तो देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को हमने देखा है और नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है। इस बात का जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जिन्होंने कहा है कि इस बार का चुनाव राम मंदिर पर है और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरोधियों के बीच है। ठीक है, देखिए राम का नाम और राम की बात एक बार फिर से चुनावों में नजर आ रही है। राम मंदिर का जिक्र तो हो ही रहा है और देखिए योगी आदित्यनाथ भी लगातार कहते रहे हैं कि सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो राम की बात करता है और जो राम का भक्त है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। तो दोनों ही बातें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ये योगी आदित्यनाथ जो है वो अलग अलग मंचों से कहते नजर आए और एक बार फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो राम विरोधी है वो आखिर कैसे राष्ट्रभक्त हो सकता है। इस बात पर उन्होंने सवाल उठाए। कहीं ना कहीं एक बार फिर से राम मंदिर की वकालत करते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ। फायरब्रांड नेता है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है और राम मंदिर का जो मुद्दा है जाहिर तौर पर वो इन चुनावों में नजर आ ही रहा है और ऐसे में राम भक्त होने की बात भी एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है और राम भक्तों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो करने की बड़ी कोशिश की चुनावों में बाहर निकले और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ेंगे मोनिका और जिक्र करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा डायनासोर की तरह गायब हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ये एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से। एक बार फिर कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह धरती से डायनासोर्स लुप्त हो गए वैसे ही धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया था। और ये देखिए आपको खबर भी दिखा रहे हैं, दैनिक जागरण में छपी है, डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। देखिए डायनासोर चूंकि अरसे पहले लुप्त हो चुके हैं, ऐसे में ये कंपैरिजन जो है कांग्रेस पार्टी का डायनासोर से किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस अपना आधार जो है वो जनता के बीच खो चुकी है। कांग्रेस को अब कोई पूछता नहीं है। ये तमाम बातें विपक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही हैं। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा जा रहा है एक मंच से। देखिए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सपा कांग्रेस पर तंज कस रहे थे और कहा कि 2014 में ही आप लोगों ने साइकिल की चेन उतार दी थी। 10 सालों तक साइकिल में चेन हो वो आगे कैसे बढ़ेगी, तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि
कांग्रेस की हालत भी बहुत खराब है, धरती से जल्द ही विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस बिल्कुल पार्टी। मोनिका, और देखिए चाहे किसी भी तरह की बयानबाजी क्यों ना की जाए, लेकिन ये भी लाजमी है कि अगर सत्ता है तो विपक्ष भी है, और ऐसे में विपक्ष को कमजोर समझना ये एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है। बहरहाल फिलहाल के लिए चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।